दानिश स्पीक्स के इस इंटरव्यू में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज एक नई शख्सियत के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब सैयद मोइन साहब तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं हैं, क्योंकि नांदेड़ की सियासत में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नुमाया नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नायब सदर जनाब सैयद मोइन साहब का। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको सैयद मोइन साहब पुकारूं या सदर साहब बोल के पुकारूं? ये सैयद मोइन बोलिए या मजलिस का सिपाही बोलिए, आप जो आपको मुनासिब लगता बोलिए। एक नांदेड़ की जितनी अवाम है जो आपको चाहती है, जी, वो जब आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर थे तब से आपको सदर बोलती है, तो आज भी बोलती है। वो लक़ब पड़ गया वो। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा नांदेड़ से मुझे सदर अपॉइंट किया था, बनाया था, उस वक्त सदर का जो लक़ब है वो चलते ही आ रहा है और आज तक चल रहा है। वो सियासी सफर जो शुरू हुआ वो मजलिस से ही शुरू हुआ और अब अभी भी मजलिस में है। बीच में कुछ एक वक्फा समाजवादी का था, लेकिन मजलिस से इतनी ज्यादा मोहब्बत की वजह क्या है? ये नेचुरली है। देखिए, जो आदमी के अंदर फितरतन कोई चीज़ होती है तो उसी माहौल के अंदर वो ढलता है और उसी माहौल को एक्सेप्ट करता है या उस माहौल की तलाश में रहता है या उस माहौल में जाता है। चूँकि शुरू से एक दीनी तरबियत थी और माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अतराफ़ और अकनाफ़ का माहौल उर्दू ज़बान का था और हमारे जितना मेरा जो एजुकेशन हुआ है 12th तक, जी तो उर्दू से ही हुआ है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माहौल के अंदर एक जज्बातियत और उसके साथ-साथ अपनाइयत, फिर दक्कन का इलाक़ा, ये पूरा का पूरा इलाक़ा दक्कन का था। तो कहीं न कहीं लगाव था उर्दू ज़बान से, अपनी लीडरशिप से और ख़ास तौर से मुस्लिम रहनुमाओं से एक लगाव था और एक खिंचाव था। यानी कि मुस्लिम क़यादत आप चाहते थे, उसी की चीज को लेके आप आगे बढ़े हैं। नहीं तो सामने तमाम चीज़ें साफ और शफ़ाफ तरीके से नज़र आ रही थी कि मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर जितने लीडर्स आए, वो चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या दीगर जमातों से आए, तो उनके चेहरे एक ना एक दिन उनका जो चेहरे पे नकाब था, वो खुल गया। क्योंकि एक दिन ऐसा आया, चाहे वो फसादात की नज़र में हो या फिर मुस्लिम दुश्मनी की नज़र में हो या फिर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की नज़र में हो या फिर मुसलमानों की बेरोज़गारी की नज़र में हो या फिर मुस्लिम बस्तियों का डेवलपमेंट या तरक्याती कामों की नज़र में हो या फिर जो तालीमी फ़ुक़दान का मामला है या दीगर जितने गुर्बत का मामला है, मुफलिसी का मामला है, बदहाली का मामला है, तो इनके चेहरों पे जो नकाब है, वो नकाब हट चुका था और 2014 के बाद तो क्लियर नज़र आ रहा था कि ये सब एक है। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है और एक तरफ हार्ड हिंदुत्व चल रहा है। तो दोनों में रेस लगी हुई है और दोनों की ही नज़र में मुसलमानों की या मुसलमानों की वोटों की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं है। ये 2014 के बाद तो साफ नज़र आया, क्योंकि ये लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जमहूरी कहते हैं या फिर हम लोग संविधान के रक्षक हैं या फिर ये कहते हैं कि हम यहाँ पर गांधी के नज़रियात पे चलने वाले हैं, ये तो साफ तौर से 2014 के बाद नज़र आ चुका है अवाम के अंदर। ये तो मुसलमानों को इनकी पार्टीज़ के अंदर रखना या फिर मुसलमान इनकी पार्टीज़ के अंदर अभी है भी अगर से, तो उसको कहाँ पर बुलाना, कहाँ पर नहीं बुलाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा है। अब आते हैं 2024 विधानसभा के इलेक्शन पे। जितनी भी समझ है उस समझ के हिसाब से ये चीजें समझ में आ रही थी, तैयारी उत्तर की थी, लेकिन ऐन वक्त पे ऐसा क्यों सोच रहे आप? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि नांदेड़ ज़िले के अंदर, आप ही ने कहा अभी, ये पूरे महाराष्ट्र, पूरा नांदेड़ आपको सदर साहब के नाम से जानता है, तो पूरे शहर के अंदर काम है। 2012 के बल्दी इंतखाबात में नांदेड़ उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से हमारे सीट्स निकले थे। 2014 के असेंबली के इंतखाबात में 35 प्लस वोट लिया था मैं, 35,000 प्लस वोट लिया था। वो भी एक सवाल है। 2014 में लिया था मैंने। और आप गौर करिए कि मेरा काम दोनों तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह।
नए नामों के इंदिराज के अंदर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ नए नामों के इंदिराज करवाए थे। हाँ, तो पार्टी का जो काम है वो दोनों तरफ से दोनों सिमत है। ये अलग बात है कि आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं आपकी बार इधर से लड़ूं, आपकी बार या इधर से लड़ूं, लेकिन पार्टी के फैसले को तो हर एक को मानना होगा। और ये भी हकीकत है कि हमने कभी ये काम सोच कर नहीं किया कि कोई दक्षिण के लोग अगर किसी के मसाइल है तो मैं दक्षिण से नहीं, बल्कि मैं तो उत्तर से ठहरने वाला हूँ, तो उत्तर वालों के मसाइल। ये हकीकत में कोई बात नहीं है, बल्कि जो कोई मुसलमान या दलित जो परेशान हाल है या मजलूम है, किसी पे जुल्म होता है किसी की तरफ से भी, तो वहां पर जाकर ठहरता हूं मैं। और एजुकेशन में भी हमने काम किया, तो पॉकेट स्कूल चलाए थे हमने, जी, इंग्लिश में पॉकेट स्कूल चलाए थे, तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ थे। जी। हमने वाटर सप्लाई का काम किया तो उत्तर दक्षिण में किया, एम्बुलेंस है तो उत्तर और दक्षिण में किया काम, और फिर हेल्थ सेंटर चलाए। तो तमाम काम जो चले हैं हमारे, जी, करे हैं, तो दोनों तरफ करे हैं हमने। 2014 के इलेक्शन की बात हुई। मैं उस वक़्त थोड़ा-सा कम उम्र था, सुबह का वक़्त था, तो बहुत ही पुरमसर्रत माहौल था। ऐसा लगा कि भई जनाब सैयद मोइन साहब और जो एक वक़्फ़ा था मुस्लिम आमदार का, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलते गए, लीड कम होते गई और वहाँ पे शिकस्त का और हार 18वें राउंड तक तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पे था। जी, यहाँ तक कि उस वक्त के एसपी का और कलेक्टर का भी, नीरज कुमार का भी और एसपी दहिया का भी फोन आ गया था कि आपकी सीट निकल रही है। लेकिन आखिरी के 4 राउंड में जो एरिया आता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो शिवसेना को लीड मिल गई थी। जी। उसके बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि बस हो गया, वो इलेक्शन आखिरी लड़ना था या फिर वो इलेक्शन के बाद अपन रुक जाना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, आपका पहला सवाल जो था वो इसी पर था, इसी पर था। देखिए, मेरी जो अवामी ज़िंदगी है, ये नेचुरली मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हालांकि फर्स्ट इलेक्शन 2012 के अंदर अच्छी तरीके से मुझे भी याद है और मेरे साथियों को भी याद है कि उस वक्त सदर साहब ने ये कहा था कि नहीं, आपके घर से कोई ठहरना चाहिए जी, नगर पालिका। नगर पालिका में, कॉरपोरेशन में। तो उस वक्त 2012 में हमारे वालिदा को ठहराए थे जी, और वहां से हमें कामयाबी भी हासिल हुई थी। तो नेचुरली ये चीजें हैं कि भाई मैं हारूं या जीतूं, जीतूंगा तो काम करूंगा, हारूंगा तो लोगों को कोसूंगा या लोगों के काम नहीं करूंगा। ये मेरा जो ऑफिस है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11 बजे चालू होता है, रात में 9-10 बजे तक ऑफिस चालू रहता है। जितना भी 5-6 घंटे मैं अवाम को देता हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ, तो इसका सिला मुझे दुनिया में मिले या इसके एवज में लोग मुझे ओढ़ डालें, ये सोचकर मैं कभी काम नहीं किया। मेरा ईमान आखिरत पर है, मेरा ईमान अल्लाह पर है, और अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। और अल्लाह अगर दिलों को फेरेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मुझे मोहब्बत हासिल होगी, और वो मोहब्बत का ही नतीजा है जो आपको 3-4 दिनों में नजर आ रहा है। तकरीरी सलाहियतों के बारे में बड़ी बात होती है। इसको आपने कैसे डेवलप किया? जी, जी, जी। ये तो आपका बड़कपन है, वैसा तकरीरी सलाहियत मेरे अंदर नहीं है। जो मुताल्ला या जो चीज़ें सामने आती है रोज़मर्रा की, बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों को स्टेज से शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, दरपेश आ रही हैं। एक सवाल अब सियासी तौर पे है। जी। 29 तारीख की शाम में दोपहर तक जो चीज़ें हुई, उत्तर से जनाब सैयद मोइन साहब इच्छुक है, ऐसी चर्चा चल रही थी, आपने अभी उसका जवाब दे दिया। लेकिन एकदम से दक्षिण में और आपकी एक बाइट के अंदर आपने ये कहा कि हमने कलमा गो भाई के लिए उत्तर की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा। तो दक्षिण में भी एक कलमा गो भाई जो है सो इलेक्शन लड़ रहे हैं वंचित के टिकट पर, तो वहां पे क्यों? भाई, एक कलमा गो भाई हमारे यहाँ पर जो ठहरे हैं, 2 चीज़ें होती है, उसको कंपेयर करना चाहिए, उसको कंपेयर करना चाहिए। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला और बहुत सीरियस सवाल आपने क्वेश्चन दिया है। जी, देखिए, एक बंदे की कैपेसिटी होती है एक 20 किलो वज़न उठाने की। आप उस पे 80 किलो वज़न का बोझ नहीं डाल सकते, वो दब के मर जाएँगे, जी, समझे? और एक की कैपेसिटी होती है कि 100 केजी वज़न उठाने का, तो कहीं न कहीं 80 केजी, 80 केजी वो उठा लेगा। तो ये कंपैरिज़न है। आप गौर करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब्दुल सत्तार साहब के हक़ में यहाँ पर तायीद और हिमायत दी और अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। तो अवाम इस बात से क़ाइल है कि वाक़ई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुर्बानी दी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। और बरसों के बाद, बल्कि 40 बरस के बाद यहाँ जी, पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो हम कैसे उस उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन इलेक्शन लड़ेंगे। लड़ सकते हैं? वहाँ पे तो यकीनन सबके सभी के दिलों के अंदर सवाल था ये, सभी के दिलों के अंदर। तो उस पर मोहर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगाई कि नहीं सैयद मोइन, आपको यहाँ से कुर्बानी देना है, यहाँ से हमारे भाई है। और हमने कहा था कि अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम पार्टी को, चूंकि नेशनल पार्टी है,
कि यहाँ से अगर वो उम्मीदवार उतारती है तो हम यहाँ से अपने उम्मीदवार को नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि दक्षिण से हम ठहरे हैं, और दक्षिण से ठहरने की वजह भी तो माकूल है मेरे पास। दक्षिण से ठहरने की वजह यह भी है कि मैं ऑलरेडी 35,000 वहां से वोट लिया हूँ, ले चुके हैं पहले। वहां से मेरे कॉर्पोरेटर्स थे, जी वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काम है, जिस तरीके से यहाँ काम है वहां पर भी काम है। लेकिन अगर आप 20-25 दिन काम कर कर ये जतलाएंगे कि यार मैं तो यहाँ पे 20 दिनों से, मैं तो यहाँ से 1 महीने से, यहाँ तो 25 दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। 20 और 25 दिन में आप अवाम के दरमियान में जाके ठहर के ये नहीं बोलेंगे कि मैं 20 दिन से काम कर रहा हूँ। अरे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011-2012 से हम लोग काम कर रहे हैं। कभी हमने अवाम से अपने रिश्ते नाते को हारने के बाद नहीं तोड़ा। जी हम मायूसी के शिकार नहीं हुए। जी हम अवाम के दरमियान में हर बार थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अवामी रिश्ता हमारा इतना मजबूत है, वो 3 दिनों में आपको नजर आ चुका है। बिल्कुल। एक छुपे आपके फॉलोअर्स थे जो 29 तारीख तक किधर नजर नहीं आए, तो अब क्या लगता है कि इतनी तैयारी के बाद, इतने कार्यकर्ताओं के बाद ये इलेक्शन जीतने की कौन सी पोजीशन में है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि दक्षिण में डिवीजन बहुत ज्यादा है, डिवाइडेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। जी वहां पर 4 उम्मीदवार हैं और चारों उम्मीदवार के अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा है। एक ही घर से कांग्रेस का भी उम्मीदवार ठहरता है, एक ही घर से बीजेपी का भी उम्मीदवार ठहरता है। लोकसभा के लिए लोकसभा का एक उम्मीदवार है और फिर विधानसभा का एक उम्मीदवार है। अब ताज्जुब ये हो रहा है कि जो लोग बीजेपी की मुखालिफत में 2 महीने 4 महीने पहले ये लोग आकर खुल के स्टेजों से कह रहे थे कि बीजेपी को वोट मत डालो, ये आरएसएस है, ये है, वो है, और ये इससे मुल्क को खतरा है, ये लोग जो है तो फिरका परस्त अनासिर है, अगर इनके हाथ में सत्ता आ जाएंगी 2024 के अंदर तो मुसलमानों को इससे खतरा लाहुक होगा। यकीनन है। लेकिन आज ताज्जुब मुझे वो ये हो रहा है कि माशाअल्लाह वो लोग जो बीजेपी की मुखालिफत कर रहे थे, वो लोग जो बीजेपी की मुखालिफत करते करते जिन्होंने मस्जिदों का सहारा लिया, उलमा इकराम का सहारा लिया, आज वही लोग एक ऐसे शख्स की तायद कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं और उसके साथ जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं कि जिसका भाई को बीजेपी ने टिकट दिया, वो अन्ना के साथ में घूम रहे हैं। पता नहीं अन्ना ने ऐसा कौन सा उनको गन्ना दिया कि उनके चेहरे पर या उनके मुंह में ऐसी मिठास आ गई है कि जब भी मुंह खोल रहा है तो मीठी मीठी बातें अन्ना के लिए निकल रही है। तो ताज्जुब हो रहा है कि एक शख्स जो अपने आप को कांग्रेस का कहता है, एक शख्स जो अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है, एक शख्स जो अपने आप को जमहूरियत के अंदर सेकुलरिज्म को बांटने के लिए निकला है, उस शख्स ने अपने ही घर के अंदर आरएसएस की बुनियाद रखने वाला बीजेपी का आदमी उसको कन्विंस नहीं कर सका, और वो आज आके हमको कह रहा है कि तुम समझ जाओ बीजेपी ऐसी है और बीजेपी वैसी है। तो अन्ना को ये बात समझ में आना चाहिए, या फिर अवाम उन्हें समझाएंगी कि क्रॉस वोटिंग में किसका हाथ था। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग में किसका हाथ था। तो आज बीजेपी के घर से कांग्रेस का उम्मीदवार निकलकर अवाम के सामने आ रहा है। अवाम को मालूम है, अवाम फैसला करेगी 20 तारीख को। जी। मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि नांदेड़ के अंदर कोई भी फिरका वाराना फसाद होता है या फिरका वाराना कोई वाकया रोनुमा होता है, क्यों सेक्युलर पार्टी के दूसरे रहनुमा नहीं पहुंच पाते? देखिए, अपनों का दर्द अपनों को ही होता है, गैरों को नहीं होता। सबसे पहले आपने सवाल किया था तो वही बताया कि मेरी फितरत, मेरे नेचर के अंदर ये चीज़ है कि अगर कहीं पर भी मुसलमान को तकलीफ हुई तो मैं दौड़ के चले जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपने फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ होती है, चाहे वो हाथ को मार लगो, पैर को मार लगो, सर पे मार लगो, आंखों से जाहिर होता है, चेहरे से जाहिर होता है, आंखों से पानी निकल आता है, आंसू निकल आता है कि वाकई इसको तकलीफ हुई। तो मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो यकीनन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस मुबारका वो मेरे सीने में है, और जिस दिन से मैं काम कर रहा हूँ उस दिन से है। तो चाहे वो मुसलमान किसी और पार्टी का है, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, सपा का हो, किसी का भी हो, लेकिन तकलीफ के वक्त वो उसको एक ही नाम सामने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन, और मैं दौड़ कर जाकर मदद करता हूँ। मैं ये कभी नहीं देखता कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। अब मेरा एक रैपिड फायर क्वेश्चन है
जी। पहला नाम है नीतीश राणे। नीतीश राणे तो आरएसएस की, बीजेपी की कठपुतली है। आज जो फिरकावारियत को बढ़ावा देकर पोलराइजेशन करने के लिए शिंदे ने उनको सामने फेंका है, सीधी बात है। देवेंद्र फडणवीस। अब ये लोगों के बारे में क्या कहूं मैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मिलने वालों के बारे में भी आपको सोचना होगा। कौन सी पार्टी का चीफ जाकर देवेंद्र फडणवीस से, राणे से या फिर जाकर शिंदे से मिलता है, वो भी सोचना होगा। प्रकाश अंबेडकर। देखिए, एक चीज तो गौर करिए, प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में कहूंगा मैं कि 2019 के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब उन्हें गोद में लेकर कहा था कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो एक दलित और मुस्लिम समीकरण इतना बेहतरीन बना था जय भीम और जय मीम के नारे से। अच्छा, इससे पहले कि आपको एक बात बताता हूं, जय भीम और जय मीम का नारा यही 2012 के अंदर नांदेड़ से स्टार्ट हुआ था, हमने लगाया था। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जोर से कहा था कि कहो जय भीम और जय भीम। वो इस वजह से कि नांदेड़ के 13 सीट में 2 सीट एक हमारी बहन अंजलि ताई, जो सुरेश गायकवाड़ साहब की अहलिया है, और दूसरा बड़ा साहब देशमुख, ये दोनों आए थे संविधान पार्टी से। एक अंबेडकरवादी पार्टी से ये लोगों का अटैचमेंट था। सुरेश गायकवाड़ को साहब को आप पहचानते हैं, ये 2 सीट पर उन्होंने लड़े थे, 11 सीट पर हम लड़े थे, तो वो अलायंस था हमारा। और इतना प्यारा अलायंस था कि उसका रिजल्ट भी आया कि 2 सीटों पर वो कामयाब हुए, 11 पर हम कामयाब हुए थे। तो जय भीम का, जय मीम का नारा ये हमारे दिल से था, दिल से है और दिल से रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम तबकात आज तमाम तबकात के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा बदहाली, सबसे ज्यादा मायूसी या किसी को इग्नोर किया गया तो ये अंबेडकरवादी है, मुसलमान है, जो सब ने मिलकर इनको पिछड़ा बना दिया। तो हम चाहते थे कि इनको आगे लाएं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना था कि अगर आप लोग वोटों के सही इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, और यही हमारा भी संदेश है। सबसे पसंदीदा किताब? कुरान करीम है। सबसे पसंदीदा नारा? नारे तकबीर अल्लाह अकबर है। अशोक चौहान? अशोक चौहान के ताल्लुक से क्या कहूं, जिस शख्स ने मुझे खत्म करने की कोशिश किया था, आज दर दर की टोकरे खाते हुए नजर आ रहा है। अल्लाह उसको जलील और रुसवा कर रहा है कि मैंने वो जब क्लिप देखा, वो क्लिप देखने के बाद यकीनन मुझे लगा कि 2017 में जिसने एक साजिश के तहत मुझे जेल में डाला और मजलिस को ख़त्म करने की कोशिश की, तो उसकी सियासत भी ख़त्म हो गई। 1 घंटा आधे घंटे तक हाथ बांधकर मोदी के सामने ठहरा हुआ था, मोदी उसको देखने के लिए तैयार नहीं। इससे बड़ी जलालत दुनिया में और कोई नहीं। अमर राजूरकर? कौन है? असदुद्दीन अवैसी साहब? अरे, असदुद्दीन अवैसी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का गुलाम है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का गुलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हकीकत भी है। तो मेरे जैसे ऐसे कई लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। माशाल्लाह, आपके जो क्वेश्चंस थे, बहुत दिनों से इंटरव्यूज का सिलसिला चालू है, लेकिन जो क्वेश्चंस थे एक ज़हीन नौजवान के क्वेश्चंस, जो दिलों को छूने वाले हैं, ये अवाम जो चाहती थी वो आपकी ज़बान से निकला।